अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बयानिया के साथ मैं हूं आलिया शब्बीर। नाजरीन, हुकूमत को अल्टीमेटम देने वाले अब आपस में ही गुत्थम गुत्ता है। ज़ातियात पर तनकीद की जा रही है और हमने ये देखा कि बिलावल भुट्टो ने नवाज शरीफ साहब को टारगेट किया और उनको तनकीद का निशाना बनाया कि एक कन्विक्टेड शख्स को बाहर जाने की इजाज़त दी गई। ये वही बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। जब नवाज शरीफ साहब ने बाहर जाना था तो उसको जायज़ और जवाज़ पेश कर रहे थे, कह रहे थे कि उनको जाना चाहिए और उनको जाने देना चाहिए। अब शदीद तनकीद की जा रही है, इसका फ़ायदा हुकूमत खूब उठा रही है और बिलावल साहब भी नेक्स्ट इलेक्शन तक सब अच्छा है ऐसा कुछ बताना चाह रहे हैं। तो हुकूमत ये कहना चाह रही है कि सब ठीक है और आइंदा आवाम के लिए खुशखबरियाँ ही खुशखबरियाँ हैं। ये बजट है, आएगा और आवाम के तमाम मसाइल हल कर देगा। तो दूसरी तरफ इमरान खान साहब PMLN को तनकीद का निशाना और अपोजिशन को तनकीद का निशाना बनाते हुए ये कह रहे हैं कि जमहूरियत का राग अलापने वाले फ़ौज को कह रहे हैं कि इस हुकूमत को घर भेजें। और ये कहा जा रहा है कि अगर NRO नहीं दिया गया तो फिर ये हुकूमत को घर भेज दिया जाएगा। तो ये कौन फ़ौज को कह रहा है कि हुकूमत को घर भेज दिया जाए, या लेटेस्ट भी ऐसी कोई डेवलपमेंट है जिस पर गौर व फिक्र हो रहा है और ऐसी कोई बाज़गश्त है, या फिर ये सिर्फ और सिर्फ पुरानी बातें हैं? और जो NRO कहा जा रहा है कि शहबाज शरीफ साहब के हवाले से कि तमाम केसेस मुकम्मका हो गए हुकूमत के साथ मिलकर, शहबाज शरीफ साहब ने भी अपना केस वापस ले लिया और हुकूमत ने भी उनके खिलाफ केस वापस ले लिया। तो क्या ये NRO की एक शिक हो सकती है? आज इन तमाम मामलात पर बात करेंगे। मेरे साथ स्टूडियो में जो गेस्ट मौजूद हैं उनका मैं आपसे तारुफ करवाऊँ। हमारे साथ हैं ख्वाजा अयूब नसीम साहब, सीनियर एनालिस्ट हैं। ख्वाजा साहब, बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का। हमारे साथ हैं मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब, एनालिस्ट है, एंकर पर्सन है। मुजम्मिल साहब, आपका भी शुक्रिया, हमें ज्वाइन किया है। ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब ने डिफेंस एनालिस्ट हैं और पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल पर गहरी नज़र रखते हैं। ब्रिगेडियर साहब, आपका भी शुक्रिया। सबसे पहले मुजम्मिल साहब, प्रोग्राम का आगाज़ आपसे करूंगी और ये बताइएगा कि इस वक्त बिलावल का डायरेक्ट और बराह रास्त तनकीद का जो निशाना है वो नवाज शरीफ है। ये वही जवाज़ और जायज़ करार देने वाले पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वाले आज नवाज शरीफ साहब के जाने को तनकीद कर रहे हैं, तनकीद का निशाना बना रहे हैं। आखिर इख्तलाफात इतनी दूर तक पहुंच गए हैं? देखें, जब उन्होंने बाप के वोटों के साथ अपना यूसुफ रज़ा गिलानी को कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ बनाया था तो समझ आ गई थी कि अब वो बाप के साथ जाके खड़े हो गए हैं और बाप की ज़ुबान बोलेंगे। तो इसलिए कल तक जब वो अपोजिशन के साथ खड़े थे, वो तकरीरें भी अगर आप निकाल कर चलवा लें तो वो भी अपनी जगह मौजूद होंगी। और आज जब वो बाप के वोटों के साथ उन्होंने यूसुफ रज़ा गिलानी को अपना लीडर ऑफ द अपोजिशन बना लिया है तो फिर बाप की ज़ुबान तो बोलनी पड़ेगी। तो ये बाप की जुबान मतलब के क्या है कि ये वो सियासी जमात है ना जी। बाप क्या समझ रहे हैं? बाप सियासी जमात है, हुक्मरान जमात है, उसकी बलूचिस्तान में हुकूमत है, चेयरमैन सेनेट उनका है, वज़ारतें उनके पास है। कहने पर बोलेंगे, मेरा सवाल ये था आपसे कि वो चंद सीटों वाली जमात के कहने पर अपना बयानिया चेंज जब वो बाप के इत्तेहादी हो गए और जब वो बाप के साथ मिलकर उन्होंने, अब बाप ऑपोजिशन में भी है और हुकूमत में भी है। आप देखें ना, बाप की एक बड़ी यूनिक सी हैसियत है। बाप जो है वो विकेट के दोनों तरफ खेल रही है। बाप ऑपोजिशन में भी है, ऑपोजिशन भी बाप की है, हुकूमत भी बाप की है। तो जब बाप दोनों तरफ, दोनों टीमों का एक ही बाप हो जाएगा और ऑपोजिशन भी हुकूमत की हो जाएगी और हुकूमत भी बाप की हो जाएगी, तो फिर आपको एक जैसे सुर ही हुकूमत और ऑपोजिशन में से सुनने को मिलेंगे, क्योंकि दोनों तरफ बाप है। एक ऐसी पार्टी जिसकी चंद सीटें हैं वो इतनी ताकतवर है कि वो अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के फैसले करेगी और वो बयानिया देगी। ख्वाजा साहब, क्या आप एग्री करते हैं इस बात से कि सिर्फ ये बाप के कहने पे बिलावल साहब तनकीद कर रहे हैं या ये उनका अपना स्टांस है? बहुत शुक्रिया। मुजम्मिल साहब ने बड़ी खूबसूरत बात की है और ये मैं इतना ही कहना चाहूँगा, कुछ भी ना कहा और कह भी गए। मुराद ये है, बाप बेसिकली एक बड़े को कहा जाता है, घर के सरबराह को। जी जी जी। और इन्होंने बाप को दो चीज़ों से मुश्तरक किया है, एक सियासी पार्टी के तौर पे, दूसरा ये है कि मुल्क के सरबराह के तौर पे। देखिए, सियासी पार्टियां जो हैं वो मुल्क में जमहूरियत के लिहाज से हुकूमत तो करती हैं,
लेकिन पाकिस्तान में हमारे यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट माजी में भी 30-40 साल से ले लें आज तक उसका किरदार बहुत ज़्यादा हमारे रहा है। उसकी वजह सिर्फ ये है कि जमहूरियत हमेशा ही पाकिस्तान में लंगड़ी लूली आई है। इन लोगों को पकड़ दकड़ और ये मांगे के लोगों को लाया गया है। मुराद ये है कि अवाम में इतनी मैं समझ रहा हूँ हमारे सूझबूझ नहीं है। जो जमहूरियत हम का अलाप हर वक्त कहते रहते हैं, जमहूरी मुल्क है, जमहूरियत है, दर हकीकत ये सियासी नाबालग है लोग जो है। और ये जो आप बातें कर रही हैं बाप के लिहाज से, ये बाप नहीं। देखिए ये 6 महीने से जो समझदार एनालिस्ट हैं वो बातें कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी इससे निकलेगी, इस पीडीएम से इसी तरह। अब निकल गए हैं, अब आप बाप का नाम ले लें, बच्चे का नाम ले लें, जिसका मर्जी नाम ले लें, ये अल्टीमेटली आल बचाओ माल बचाओ वाली बात ही है। मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा। इनके अपने जो सियासी मकासद नहीं है, ये अपने आप को डिफेंड करना चाहते हैं और अपना फ्यूचर बचाना चाहते हैं, और इसमें कोई हकीकत नहीं। राइट, इसी के ऊपर क्योंकि बाप की बात हो रही है, आपने बड़ी अयूब साहब ने तो बड़ी वजाहत कर दी। अयूब साहब ने वही बात की जो मैंने कही है। आज मैं और अयूब साहब बाप के हवाले से ना सेम पेज पर है। अब सेम पेज पर है, लेकिन आपने बाप को छुपाया है, मैंने थोड़ा सा क्लियर कर दिया। जी ठीक है, चले आपने बता दिया है कि जो अयूब साहब कह रहे हैं बेसिकली आप कहना वो चाहते थे। जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब क्या वजह है, आप भी समझते हैं कि बिलावल साहब का जो लबो लहजा है और चेंज हुआ है, तनकीद की जा रही है नवाज शरीफ साहब पर, और ये सिर्फ इसी वजह से है कि अब बाप के साथ इत्तेहादी हो गए? देखें आलिया, बात यह है कि वी मस्ट अंडरस्टैंड कि जितना पीएमएल-एन ने पीडीएम को नुकसान पहुंचाया है, खास तौर पर नवाज शरीफ का बयानिया और मरीम नवाज का बयानिया। नंबर 2, उनके मैचिंग जो मेजर पार्टी थी वो पीपल्स पार्टी थी, और उसको बड़ा ह्यूमिलेटिंग तरीके से उसको पीडीएम में निकाला, उसको शोकॉज नोटिस दिया, उनकी इंसल्ट की। नाउ दे आर रीपेइंग टू पीएमएल-एन। जिस तरीके से बातें की गई, शायद खाकान अब्बासी ने बात की, मरीम नवाज ने बात की, शहबाज शरीफ ने ज़ाहिर रिकंसिलिएशन की कोशिश की, उन्होंने पार्टी भी की, प्रिंसिपल मेंबर्स को बुलाया, वहां भी उसके बाद भी जो बातें की गई पीएमएल-एन के कुछ मेंबर्स की तरफ से, दे वर वेरी ह्यूमिलेटिंग एंड पीपल्स पार्टी डिडंट लाइक इट। देखिए एक और पीपल्स पार्टी की बात यह है कि पीपल्स पार्टी डोंट वांट कि अभी फेडरल गवर्नमेंट चली जाए। क्या अभी इलेक्शन होने से पीपल्स पार्टी को क्या फायदा होगा? दे आर ऑलरेडी हैविंग अ गवर्नमेंट इन पीपल्स पार्टी, चेंज में यही उनको मिलेगी। सो उनकी कोशिश ये है बिलावल भुट्टो की कि ही नीड अनदर 2 years, जाएं पंजाब में, लाहौर में एस्टैब्लिश हो, रीऑर्गनाइज करें, अपने आप को एस्टैब्लिश करें, फुटहोल्ड गेन करें, जेलों को वापस लेकर आएं, और कोशिश करें पंजाब में जब 2 साल का इलेक्शन हो तो कम से कम 20-25 सीटें वो जरूर निकाल लें। देन दे विल बी कंटेंडर विद सिंध कंप्लीट उनके पास होगा। उनके बलूचिस्तान में भी सीटें हैं, उनकी केपीके में भी सीटें अगर पंजाब में 20-25 सीटें लेते हैं तो वो किसी न किसी बार्गेनिंग पोजीशन में होंगे पीटीआई के साथ फेडरल को शेयर करने के लिए। ये उनका डिजाइन है जो पीएमएल-एन नहीं समझ रही, और पीएमएल-एन आल्सो नेवर वांटेड मार्च हो। अगर वो मार्च करना चाहते थे तो इसका मतलब है उन्होंने क्यों फोर्स किया इस्तीफे देने के लिए? क्या इस्तीफे देने से मसला हल हो जाना था? और पीपल्स पार्टी शुरू से कहती है कि फर्स्ट कम इन द असेंबली, वहां आकर रिजॉल्व करें, वहां हल निकालें। अगर वहां नहीं निकलता, लेकिन ब्रिगेडियर साहब ये सारे ऑप्शंस उस वक्त भी मौजूद थे जब पीडीएम बनाई गई थी, और जब पीडीएम बनाई गई थी और जो उसके मेन पॉइंट थे रेजिग्नेशन, उस वक्त बिलावल साहब भी जेब में लेकर फिरते थे और पीएमएल-एन भी कहती थी कि हमारे इस्तीफे जमा हो चुके हैं। तो ये सारे ऑप्शन उस वक्त उन्होंने ये प्रैक्टिस में लाने के लिए कहा था, जबकि ये पार्लियामेंट की सियासत तो वो पहले ही कर रहे थे। पीडीएम का बनाने का मकसद तो हुकूमत को घर भेजना था, लॉन्ग मार्च करना था और इस्तीफे देने थे, जिससे वो पीछे हट गई। अब वो हुकुम जी ऐसी बात नहीं है आलिया। देखें पीपल्स पार्टी कभी भी वो, अगर आपको याद हो जब इमरान खान ने धरना दिया था, इमरान चौधरी एतजाज ने असेंबली के अंदर आकर पीएमएल-एन को सपोर्ट किया था कि असेंबली को हम स्ट्रॉन्ग करेंगे। यही उनका स्टांस है और इसी वजह से उन्होंने इस्तीफे नहीं दिए। दे वांट पहले एक आप जमहूरी तरीका तो इस्तेमाल करें, पार्लियामेंट तरीका तो करें, आप पार्लियामेंट में आए तो सही। आप इस्तीफे मौलाना फजलुर रहमान आज भी बात कर रहे हैं। आई मीन वो लोग जो मेंबर ही नहीं है, चाहे पीएमएल
चाहे मरियम नवाज की बात करें या मौलाना फजलुर रहमान की बात करें, दे आर आउट ऑफ पॉलिटिक्स। इसलिए वो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं कि वो दे कांट सी कि हम लोग बाहर बैठे हुए हैं और हमारी पार्टी के लोग MNA MP हैं वो बैठे हुए हैं, ये प्रॉब्लम है। इसलिए मेरे ख्याल नहीं, में लेकिन ब्रिगेडियर साहब इस चीज की क्या वजाहत है कि देखें जब PMLN के साथ थे, नवाज शरीफ साहब के बयानिए के साथ स्टैंड ले रहे थे, उस वक्त बिलावल साहब और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपको भी याद होगा, यही फरमा रहे थे कि नवाज शरीफ साहब को जाना चाहिए बाहर। जब अब वो नहीं हैं तो अब उनको कन्विक्टेड कह के तनकीद का निशाना बना रहे हैं कि इस हुकूमत ने उनको जाने दिया बैरून मुल्क। तो अब देखिए बात यह है कि उस वक्त एक सिचुएशन थी कि उनको फायदा हो रहा था। अब जितनी उनकी इंसल्ट की गई है पीपल्स पार्टी की, अगर आपको याद हो जब नवाज शरीफ ने बयानिया दिया था फौज के खिलाफ, इमरान खान के खिलाफ बाय नेम लेके, इवन देन पीपल्स पार्टी डिड नॉट उनको कंसीड किया था, उन्होंने इसको प्रूव नहीं किया था। दे नेवर वांटेड कि कन्फ्रंटेशन करें, क्योंकि कन्फ्रंटेशन से सारा नुकसान हुआ है। अवाम ने वो बयानिया मुख्तसर कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, इसलिए कि वो बयानिया एग्जैक्टली वही है जो दुश्मन का बयानिया है कि फौज और अवाम का जो एतमाद है उसमें दरार डाल दो, फौज को कमजोर कर दो और खुदा न खासा पाकिस्तान के बलूचिस्तान के छोटे हिस्से कर दें। ये दुश्मन का बयानिया और इनएडवर्टेंटली यही बात ये आपकी BDM करेगी। मौलाना फजलुर रहमान आपने देखा है, महमूद अजहर ने बलूचिस्तान में क्या बात की, कराची में आके उर्दू स्पीकिंग वालों के खिलाफ क्या बात की, लाहौर आके पंजाबियों के खिलाफ क्या बात की। सो ये अवाम ने मुस्तरद कर दिया, इसीलिए लाहौर में हमने देखा जलसे में बड़ी कम अपीयरेंस थी, जिससे इसको नुकसान हुआ। और उसके बाद पीपल्स पार्टी ने रियलाइज कर लिया कि नाउ इज नॉट द टाइम, हमें टाइम चाहिए, वी वांट पंजाब में अपना फुटबॉल। अब ये कहा जा सकता है कि जिसने जितना सियासी फायदा इससे हासिल करना था वो कर लिया और अब अपनी अपनी पॉलिटिक्स है जिसको लेकर चल रहे। मजीद बात करेंगे और मुजम्मिल साहब से तज्जिया लेंगे कि PMLN अगर चाहती तो वो इस्तीफे भी दे सकती थी, लॉन्ग मार्च भी कर सकती थी, फिर जलसे जुलूस क्यों करना चाह रही है, और वो भी पंजाब को छोड़कर स्वात और इस्लामाबाद की तरफ करना चाह रही है। आखिर ये क्या वजह, इस पर भी बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद की पहुंचेगी। वेलकम बैक नासरीन। हम बात कर रहे थे कि PMLN और जो पीपल्स पार्टी की राहें जुदा हुई हैं, अब बराह रास्त तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है, शख्सियात को निशाना बनाया जा रहा है। मुजम्मिल साहब, ये तो एक तनकीद है जो की जा रही है, स्ट्रेटजी तो अब अलग अलग है। PMLN अगर चाहती है उनका अपना बयानिया कायम रहे, वो अपने बयानिए को लेकर चलना चाहते हैं। PDM भी कायम दायम है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भी वो स्टांस उनका चेंज हो गया जो वो लेकर चले थे, जिसमें लॉन्ग मार्च था, इस्तीफे देने थे। पीपल्स पार्टी के बगैर भी ये मुमकिन है, लेकिन उन्होंने ये रास्ता नहीं अपनाया, यानी कि वो भी अपने स्टांस से पीछे हट गए। तो अगर आप ये कहते हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बाप के कहने पर चल रही है, तो फिर PMLN ने अपना रास्ता क्यों बदला है, उसके पीछे कौन है? नहीं, मैं नहीं समझता। पहली बात तो ये है कि कोई रास्ता बदला है, सवाल टाइमिंग का है। अब आपने चूंकि ब्रेक पर जाने से पहले कहा कि वो जलसे सवात में क्यों कर रहे हैं, फिर 25 दिन के बाद कराची आ रहे हैं और फिर 14 अगस्त को इस्लामाबाद आ रहे हैं। देखें, मौसम बहुत काउंट करता है। अब ब्रिगेडियर साहब ने जाने से पहले कहा कि लाहौर में लोग नहीं आए। भाई, लाहौर में उस दिन इतनी धुंध थी और इतनी ठंड थी कि वेदर बहुत काउंट करता है पॉलिटिकल एक्टिविटी में। लोगों को मारना तो नहीं है ना, कि वो हिटलर की फौज तो नहीं है जो बर्फबारी में जाके जंगे दोए में फंस के मर गई थी। तो बात यह है कि वेदर बहुत काउंट करता है। सर्टनली अब जो PDM है उसमें अपने अंदर से अगर पीपल्स पार्टी और ANP को बाहर किया है और बाकी PDM ने अगर आगे चलना है तो सवात में जलसा इसलिए रखा है कि इस वक्त पंजाब में तो 45 से ऊपर टेम्परेचर है और 49 है इस वक्त। वहाँ पे जलसा करना तो बिल्कुल लोगों को मुश्किल में डालने वाली बात है। फिर जब आप 29-30 जुलाई तक कराची पहुँचेंगे तो ह्यूमिडिटी के हवाले से कराची में निस्बतन बेहतर सूरत हाल हो गई होगी जब तक आप कराची पहुँचेंगे। और फिर चूँकि इस्लामाबाद मरी वगैरह के करीब है तो 14 अगस्त को वहाँ पर जलसा हो सकता है। मैं समझता हूँ फजलुर रहमान ने वैसे भी इशारा दिया है और जो PDM अपने रोड मैप के तहत सितंबर अक्टूबर में वापस वहीं पे आएगी जहां से शुरू हुई थी और माइनस पीपल्स पार्टी और ANP आएगी। क्योंकि ANP भी आप देखें ना, बलूचिस्तान में बाप की इत्तेहादी है
और शरीक इक़्तिदार हैं बाप के साथ, और वो बाप के साथ लेकिन गुजारते हैं आपने ये बलूचिस्तान वजाहत नहीं में। की, तो इसके जो ऊपर कोई कमेंट नहीं जो किया। जो पीपल्स विकेट के पार्टी को दोनों तो आपने तरफ कह बाप दिया, के साथ खेलना पीपल्स चाहता पार्टी है। को तो आपने कह दिया कि वो बाप के कहने पर ये सब कुछ कर रहे हैं, तो पीएमएलएन ने फिर ये अभी जो आप कह रहे हैं कि टाइमिंग है, तो ये टाइमिंग तब्दील कैसे हो गई? इधर से शहबाज शरीफ साहब को भी रिलीफ मिल गया, उनके केसेस भी वापस हो गए, अभी ये सारा मामला क्या है फिर? शहबाज शरीफ साहब 7 महीने जेल काट के बाहर आए हैं। उनकी कौन सी, मेरा मतलब है कि अलीम खान की तरह पहले महीने ज़मानत हो गई, या सप्तान खान की तरह पहले महीने ज़मानत हो गई, और आके उन्होंने नैबज़दा होने के बावजूद दोबारा वजारतों का हलफ ले लिया। मेरा मतलब है यहाँ अपनी इंक्वायरियाँ एंटी करप्शन और FIA को और जहांगीर तरीन साहब की ज़मानत कबल अज़ गिरफ्तारी लंबी हुई जा रही है, लंबी हुई जा रही है, उसका कोई अंत ही नहीं निकल रहा। और अगर किसी ने 7 महीने जेल काट के उसकी ज़मानत हो गई है तो वो बड़ा ब्रेक थ्रू है, और जिनकी जमानतें कबल अज़ गिरफ्तारी 4-4 महीने से चल रही हैं उस पर आप गुफ्तगू नहीं करती। इस मुल्क में एहतसाब का दोहरा मयार सबके सामने है। वापस ली है हुकूमत के खिलाफ जो दरखास्त दी थी, वापस क्यों ली है फिर ये बता दें। तो इसलिए कि वो दरखास्त ब्लैक लिस्ट के हवाले से थी, गवर्नमेंट ECL पे चली गई, गवर्नमेंट ने भी तो अपनी वापस ली ना, क्योंकि गवर्नमेंट की भी जो हाई कोर्ट का डिसीजन था वो ब्लैक लिस्ट के हवाले से था। जब ब्लैक लिस्ट वाला मामला ही खत्म हो गया तो एक फ्रिवलेस लिटिगेशन करने का क्या फायदा था हुकूमत और अपोजिशन को, शहबाज शरीफ को और हुकूमत को। फिर इसको कहा जाए कि फ्रेंडली ऑपोजिशन में आ नहीं, गए ये लीगल व्यू है कि उसमें से निकलना कुछ नहीं था। नई दरखास्त ECL के हवाले से आएगी, गवर्नमेंट भी अपना केस ECL के हवाले से लड़ेगी और शहबाज शरीफ भी ECL के हवाले से लड़ेंगे। तो इसलिए वो ब्लैक लिस्ट वाला केस तो खत्म हो गया, इन्फ्रक्चर्स हो गया था, लिहाजा दोनों तरफ के कानूनी माहिरीन की यही राय थी कि वापस ले लें। इसमें मैं नहीं समझता कोई मुकमुका वाली बात है। और आप ये कैसे कह सकते हैं कि इमरान खान शहबाज शरीफ से मुकमुका कर लेंगे? आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान ने शहबाज शरीफ के साथ मुकमुका कर लिया है, इसलिए दोनों ने दरखास्तें वापस ले ली हैं। सर मैं तो आपसे समझने की कोशिश कर रही हूं। मुझे नहीं लगता। और मुझे लगता है कि वो जो लीगल मैटर था वो लीगल के हवाले से चला है, उसमें कोई अंडरस्टैंडिंग तो तब होगा जब गवर्नमेंट ने ECL से नाम निकाल दिया हो। अब देखिए ना, नवाज शरीफ की दफा गवर्नमेंट की अंडरस्टैंडिंग हमें इस तरह नजर आई कि फेडरल कैबिनेट ने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकाल दिया और एक बॉन्ड का मैटर डाल दिया। वो बॉन्ड का मैटर जो है वो कोर्ट ने सेटल कर दिया। इस हुकूमत ने कन्विक्टेड शख्स को जाने दिया, अब जो कि वापस नहीं आता, और उसका ये तो गवर्नमेंट ने जाने दिया। बिलावल का मौकफ बिल्कुल ठीक है कि वफाकी काबीना ने जिसकी सदारत इमरान खान साहब ने की थी, उसने नवाज शरीफ का नाम ECL से निकालने का क्या वहां पे NRO हुआ? वो NRO था, वो NRO था ख्वाजा साहब वो NRO था, क्या नवाज वो दिया इमरान खान ने NRO नवाज शरीफ को। ख्वाजा साहब आप क्या समझते हैं, क्या नवाज शरीफ साहब जब बैरून मुल्क गए उस वक्त NRO हुआ, या फिर अब अभी शहबाज शरीफ साहब ने केस वापस लिया और उधर से हुकूमत ने केस वापस ले लिया? या मैं एक चीज ऐड करना चाहता हूं, अगर तो शहबाज शरीफ का नाम वफाकी काबीना ECL से निकालेगी, हाँ। तो वो NRO इमरान खान की तरफ से होगा, जैसे कि नवाज शरीफ का नाम वफाकी काबीना ने ECL से निकाला। हाँ। वफाकी काबीना को कहना चाहिए था कि पाकिस्तान में इलाज कराएं। इसीलिए अगर कल शहबाज शरीफ का नाम वफाकी काबीना निकालती है ECL से तो वो मुकमुका होगा, लेकिन अगर कोई अदालतें निकालती हैं तो वो मुकमुका नहीं होगा। जी ठीक है। ख्वाजा साहब आपकी क्या राय है? मेरी राय ये है कि मैं इख्तलाफ करता हूँ सोहरवर्दी साहब की इस बात के साथ। मेरी राय इसमें डिफरेंट है। मियां नवाज शरीफ साहब जो बाहर गए हैं वो मेडिकल ग्राउंड पे गए हैं। सर मेडिकल ग्राउंड पे गए हैं, लेकिन जाहिर है कि उसके पसे पर्दा तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज वो नहीं आना चाह रहे और आपने देखा है कि कोई मेडिकल रिकॉर्ड नहीं आया उनका, किसी कोर्ट में नहीं दिया गया, और फिर वो पॉलिटिकल ये अपना स्टांस ले रहे हैं और वो ये कह रहे हैं इसलिए नहीं आ रहे कि सिस्टम पर यकीन नहीं है, उन्हें इंसाफ नहीं मिल रहा इस मुल्क से। देखिए, ये हुकूमत का काम बाद में है, पहले अदलिया का काम है जिसने उनको एक छोटे बाउंड पे भेज दिया। ये कोर्ट को चाहिए कि गवर्नमेंट को बुला के कहे कि ये वायलेशन इन्होंने की है और आप उनको जैसे भी हो सकता है आप बुलाएं और लाएं। इस मामले में हमारी अदालतें भी खामोश हैं और अदालतों की तरफ से भी कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं हुआ। एक बीमारी की जो मेडिकल ग्राउंड सामने आई थी उसमें
काबीना के सामने जो रिपोर्ट आई थी, काबीना ने उसको बेस बनाते हुए डेफिनेटली एक बड़ा नाम है पॉलिटिकल तौर पे मियां नवाज शरीफ का, और अगर वो मेडिकल ग्राउंड पे वो उनकी कोई अल्लाह ना करे हादसा हो जाता, उनकी डेथ हो जाती, तो हुकूमत के लिए वो वक्त मुश्किल होता जो वो संभाल ना सकते। देखिए हुकूमत में, सियासत में ये सारी चीज़ें आती सर, रहती हैं। आज वही हुकूमती लोग और हुकूमती वज़रा ये तस्लीम करते हैं कि ये शायद कुछ गड़बड़ की गई थी इन रिपोर्ट्स में जो आई थी। बात यह है, पाकिस्तान के जितने भी सियासतदान हैं माजी से लेके आज तक हुकूमत में जब होते हैं तो उनका स्टांस और उनके वर्शन कुछ होता है, अपोजिशन में होता है तो उनका स्टांस और उनकी वर्शन कुछ और होती है। बात यह है कि मैं इन चीज़ों से इख्तलाफ करता हूँ। अगर मियाँ साहब बाहर गए हैं, अल्टीमेटली उन्होंने पाकिस्तान में सियासत करनी है, और जो मेरी जो ज़ाती राय है, एक असेसमेंट है मेरी, मियां नवाज शरीफ को कोर्ट से रिलीफ मिल जाएगा और वो वापस आ जाएंगे। उन्होंने अब उनका मरना, जीना, छोड़ना, पहनना पाकिस्तान में सियासत ही है, और मैं समझता हूं कि वो अब पाकिस्तान में ना आए तो मेरी नाकस राय ये है, समझती है कि ये नामुमकिन होगा कि पाकिस्तान में वो वापस ना आए। वो भी दिनों का इंतजार है कि जब वो आ सकते हैं। जी ठीक है, ब्रिगेडियर साहब, आपकी क्या राय है कि जब नवाज शरीफ साहब गए उस वक्त एनआरओ दिया गया, या शहबाज शरीफ साहब के जो अदला बदली केसेस में हुआ ये एनआरओ है? देखें आलिया, बात यह है कि उस वक्त की आई वुड गिव लॉट ऑफ क्रेडिट टू PMLN की लीगल टीम को और उनकी मेडिकल टीम को, जिन्होंने इतना अच्छा प्ले किया, और दे वर रियली एबल टू प्रूव टू द नेशन के मिस्टर नवाज शरीफ इज सीरियसली सिक एंड एनीथिंग कैन हैपन एट एनी टाइम। ये होगा और इसमें हुकूमत की बहुत बड़ी नाकामी थी, चाहे वो वो जो है से मिनिस्टर है वहाँ पर पंजाब की, उनकी कोई गलती थी। फिर आपके सामने जो है मजारी साहबा, प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो रोने लगे। तो आई थिंक बड़ा अच्छा उन्होंने प्ले किया और वो क्लीन अचीव ब्रेक जिसको कहते हैं फौज में निकल गए। शहबाज शरीफ का मतलब पहले ही वांटेड टू गो, आई थिंक नाउ ही इज नॉट इंटरेस्टेड टू गो। इसलिए क्या इस वक्त वो जाके सारा मैदान मरीम नवाज के खुद करना चाहेंगे PMLN का, और ही वुड लाइक टू स्टे एंड होल्ड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द PMLN, उसको होल्ड करेंगे। आपने देखा कि उन जाने से मरीम नवाज बैकग्राउंड में चली गई है, बड़ी सख्त रिफ्ट तो दोनों में हो गई है, और इससे पार्टी को बहुत नुकसान हो रहा है। लेकिन शहबाज शरीफ के रहते हुए सर ब्रिगेडियर साहब, एक बात जो कही जाती है कि टाइमिंग है, अगर जाएंगे तो ये वो कोर्ट के थ्रू जाएंगे, कोर्ट ऑर्डर करेगा जो कि मुझे मोस्ट लाइकली करेगा, और फिर फेडरल गवर्नमेंट को डिसीजन लेना पड़ेगा जी ये जाए इलाज के लिए। आपने फिर गवर्नमेंट को बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया है, यानी कि आप कह रहे हैं कि गवर्नमेंट ने एनआरओ नहीं दिया है, ना नवाज शरीफ साहब के टाइम पर और ना अभी शहबाज शरीफ साहब के अभी के जाने के हवाले से या केसेस वापस लेने के ऊपर। देखें, अगर आपके सामने प्राइम मिनिस्टर ने आपके सामने कहां से जाके रिंग किया कि जी ही विल नॉट गो, ही विल आउट ऑफ कंट्री एंड ही सेड के रोके इनको, ही विल नॉट, और रात को शहबाज शरीफ को नहीं जाने दिया गया। मेन गवर्नमेंट नहीं भेजना चाहती। वो जो केस वापस हुए, देखें एक ब्लैकलिस्ट से नाम निकल गया, तो दोनों जो केस थे वो इररेलेवेंट हो गए, इसलिए दोनों ने वापस ले लिए। अदरवाइज इमरान खान को पता है कि अगर शहबाज शरीफ को फेडरल गवर्नमेंट जाने देती है, इनकी पार्टी में बड़ा सख्त इनको नुकसान होगा। इनको बड़ा सख्त सीरियस किस्म की फीडबैक आई थी, जिसकी वजह से पर फोर्स जो नवाज शरीफ वक्त में इनके साथ हुआ था वो अब वो नहीं दोहराना चाहते, इसलिए उन्होंने इंश्योर किया कि ये नहीं जाएंगे। लेकिन सर जो कहा जो जिस शहबाज शरीफ साहब, एक तो जाहिर है कि वही बात है कि एक तो वो फेस जो दिखाकर जाना चाहते थे वो मेडिकल ग्राउंड था, और एक जो पैगाम लेकर जाना चाहते थे वो सेकेंडरी था, और वो ये था कि वो नवाज शरीफ साहब के पांव पकड़ना चाहते थे कि मफाहमत की सियासत की तरफ आ जाएं। तो मफाहमत की सियासत के लिए वो जो करना चाहते थे, क्या नवाज शरीफ साहब अब एग्री हो गए हैं? टेलीफोनिक गुफ्तगू हो गई है और नवाज शरीफ साहब ने हामी भर ली है, अब जरूरत नहीं रही ये इस बातचीत की? देखें, अभी रिसेंटली इनकी आपस में एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस हुई है, जिसमें जिनके मेन पार्टी लीडर थे सारे बैठे थे, शायद खकान अब्बास, ये आपके उसके बाद ख्वाजा साद रफीक था, शहबाज शरीफ थे, एक दो और लीडर थे। सब ने ये कहा कि कन्फ्रंटेशन की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए, कि अगर हम ये अभी करेंगे
तो इलेक्शन में पूरे अवाम को पता होगा कि पूरी इस्टेब्लिशमेंट हमारे खिलाफ है, पीटीआई गवर्नमेंट हमारे खिलाफ है, सो हमारे खिलाफ है, तो हमें लोग वोट नहीं देंगे, दे आर लूजर्स। तो हमें अपनी पॉलिसी चेंज करनी चाहिए। आई थिंक सिर्फ आप देखेंगे कि मरीम नवाज की टोन भी चेंज होगी, उसके बाद नवाज शरीफ की भी होगी, और ये दिस ऑल शुड बी डूइंग बाय शहबाज शरीफ। तो मेरे ख्याल में इस वक्त उनकी पार्टी ने रियलाइज कर लिया है, और इसी वजह दो ग्रुप भी बने हैं, बिकॉज शहबाज शरीफ रिकन्सिलेशन चाहते हैं, स्लो जाना चाहते हैं, कॉन्टेक्ट रखना चाहते हैं। मरियम नवाज बिल्कुल फ्रंटल आ रही हैं, अग्रेसिव हैं, जिससे पार्टी को नुकसान भी हुआ है। और सबसे बड़ा पीडीएम को नुकसान करने वाले मौलाना फजल रहमान खुद हैं, जो कंट्रोवर्शियल वो हो चुके हैं। जितना उन्होंने पाकिस्तान को, पाकिस्तानी फौज को नुकसान पहुंचाया, आई थिंक अवाम समझते हैं, और ये वजूहत है जिसके वजह से पीडीएम। और एक और बात, जब भी किसी तहरीक का मोमेंटम टूट जाता है तो वो मोमेंट तहरीक दोबारा नहीं उठ सकती, इसलिए अब इनका उठना चलना जो है अकड़ना बहुत कम मुश्किल है। राइट। अब सियासत जो है नया रुख इख्तियार कर चुकी है, लेकिन जो इमरान खान साहब कह रहे हैं कि फ़ौज को कहा जा रहा था, ये जो अपने आप को जमहूरियत पसंद कहते हैं, ये फ़ौज को कहते हैं कि ये इस हुकूमत को घर भेजें, इसमें कितनी सदाकत है और किसने किसको कहा, इस पर बात करेंगे, लेकिन एक ब्रेक के बाद। कीप वॉचिंग। वेलकम बैक नासरीन। हम बात कर रहे थे कि नवाज शरीफ साहब और पीएमएलएन की सियासत का रुख जो है वो चेंज हो गया। मैं चाहूँगी कि मुजम्मिल साहब इसके ऊपर कमेंट कर दें, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे ब्रिगेडियर साहब कह रहे हैं कि बातचीत हो चुकी है पीएमएलएन की नवाज शरीफ साहब से, और शायद वो भी कहीं ना कहीं एग्री कर चुके हैं कि अब हमें अपना स्टांस चेंज करना होगा, स्टांस तो रिकंसिलिएशन की तरफ आना होगा। स्टांस तो दोनों तरफ को चेंज करना होगा ना, ताली एक हाथ से तो बाजी नहीं सकती है। किसको अगर मुफाहमत होगी, अमन होगा, ट्रूस होगा, कोई यकजहती होगी, तो वो दोनों तरफ से होगी। ये तो नहीं हो सकता कि एक पार्टी सुलह के गीत गाई जाएगी और दूसरी पार्टी बंदूकें कस के चलती रहेगी। तो अगर सुलह होगी तो दोनों तरफ से होगी, और अगर लड़ाई होगी तो भी दोनों तरफ से होगी। और हमने माजी में देखा है कि जब मुज़ाहमत थी तो दोनों तरफ से थी, तो दोनों तरफ से लड़ाई हुई, नाम भी लिए गए, जलसों में बात भी की गई, नारे भी लगाए गए। और अगर अब उसके बाद मुफाहमत हो रही है, और अगर इमरान खान साहब ने आज कहा है कि वो फ़ौज को कह रहे हैं कि मेरी हुकूमत गिराएं, इसका मतलब है फ़ौज से बातचीत, इमरान खान साहब के इल्म में आया होगा ना कि अपोजिशन की कोई फ़ौज से बातचीत हो रही है, और उस बातचीत के नतीजे में उनकी हुकूमत को ख़तरा है। मुझे तो इमरान खान साहब के बयान से इतनी बात समझ आई है कि अपोजिशन की फ़ौज से इमरान खान साहब ये कह रहे हैं कि अपोजिशन और फ़ौज आपस में बातचीत कर रहे हैं, और उस बातचीत के नतीजे में उनकी हुकूमत को गिरने का ख़तरा है। बस इतनी बात है जो इमरान खान साहब ने आज कौम को बताई है। अब इसकी अगली मोडेलिटीज़ वो कब बताएंगे, फ़ौज बताएगी, अपोजिशन बताएगी, हुकूमत बताएगी। लेकिन आज का इमरान खान साहब का स्टेटमेंट ये ज़रूर बता रहा है कि अपोजिशन और फ़ौज के दरमियान, इस्टेब्लिशमेंट के दरमियान बातचीत हो रही है, और वो बातचीत इमरान खान की हुकूमत गिराने के ऊपर हो रही है। अपोजिशन फ़ौज को कह रही है कि इस हुकूमत को घर भेजो। भाई अगर बात हो रही है तो कह रही है ना। मेरा मतलब है कि वो फ़ौज सुन रही होगी तो कह रही है ना। अगर कहीं बात हुई होगी जो इमरान खान साहब को पता लगा है, मतलब ऐसा तो नहीं उन्होंने जलसे में तो ये नहीं कहा, कहीं कोई मोहम्मद जुबैर मिला होगा, कहीं कोई इस्लामाबाद क्लब में किसी से मुलाकात हो गई होगी, किसी की आपारा मुलाकात हो गई होगी, कहीं कोई मुलाकात में ये बात हुई होगी ना, जिसकी प्राइम मिनिस्टर को खबर हुई है और वो बहुत परेशान हुए हैं कि ये काम तो सिर्फ मुझे करना चाहिए कि मैं अपनी हुकूमत बचाने के लिए फ़ौज को इस्तेमाल करूं, और अगर अपोजिशन ने भी करना शुरू कर दिया तो फिर तो मुझे बहुत ख़तरा हो जाएगा। राइट। ख्वाजा साहब, आपको क्या लगता है कि ये जो इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं मुजम्मिल साहब, इमरान खान साहब की जो अभी की रिसेंटली स्टेटमेंट है कि अपोजिशन फ़ौज को कह रही है कि इस हुकूमत को घर भेजें, तो क्या उसकी इंटरप्रिटेशन यही है? नहीं जी, मेरा ख्याल इसमें कुछ और है। अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी इतना असर रखती हो कि फ़ौज उनकी बात सुन ले, तो उनको शुबा इश्तहारात का इस्तेमाल या उनका सहारा नहीं लेना चाहिए, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बातें नहीं कहना चाहिए। अगर ऐसी बात हो
तो आराम से फ़ौज उनकी बात 1 to 1 सुन ले और उनका मसला हल हो जाए। ये सिर्फ मैसेज कन्वे करना चाहते हैं किसी तरह कि खुदारा हमारी जान बात छुड़ाओ। तो वजीर आजम ने की है ना। देखिए वजीर आजम ने की है। आप वजीर आजम ने बात की है, अपोजिशन वो ठीक है, बात तो वजीर आजम ने खोली है, इसका मतलब वजीर आजम बात कर रहे हैं। वजीर आजम ने ये बात कही है, चूंकि हर वक्त अपोजिशन का एक ही मसला है कि वो आके मीडिया में बैठे रहते हैं कि ये कर दे, एस्टेब्लिशमेंट ये कर दे, अपोजिशन का काम है तनकीद करना। तो ठीक है ना। मतलब अगर प्राइम मिनिस्टर ये कहें कि वो फौज से कह रहे हैं तो इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर को कोई नॉलेज होगा ना। देखिए प्राइम मिनिस्टर अपने नॉलेज की बुनियाद पे बात कर रहे हैं। प्राइम मिनिस्टर के पास भी सारा कुछ है, उसको भी एक एक लम्हे की इंफॉर्मेशन पहुंचती मैं कह है। रहा हूं, अच्छा लेकिन ये मैं आपको अपने जराए से जो बात कंफर्म करके कह रहा हूं वो ये कह रहा हूं कि कोई भी फौज में ऐसी अंडरस्टैंडिंग नहीं है अपोजिशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। फौज न्यूट्रल हो जाए तो गवर्नमेंट खुद ही गिर जाएगी। फौज मेरी निगाह में ऑलरेडी न्यूट्रल है। तो ज़िमनी इंतखाबात में अगर न्यूट्रल थी तो अपोजिशन ने सारे जीत लिए। वो यही तो कह रहे हैं कि अगर फौज न्यूट्रल होगी, एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल होगी तो ये हुकूमत नहीं खड़ी हो सकती। मुज़म्मिल साहब 30 साल का इलेक्शन निकाले, हमेशा ही ये होता है, हारने वाली बाद में कहती है धांधली होगी। और भाई को ज़िमनी इंतखाब तो हमेशा हुकूमत ने जीते हैं। हाँ। कभी हुकूमत हारी, ये पहली हुकूमत है जो ज़िमनी इंतखाब में 6ठे नंबर पे आ रही है। अपनी जीती हुई सीट नौशहरा हारे, अपनी जीती हुई सीट कराची में 6ठे नंबर पे आए। ज़िमनी इंतखाबात में तो हुकूमत ऑपोजिशन की सीटें जीत लेती है, यहाँ तो हुकूमत अपनी सीटें हार गई है। इसकी वजूहत ये है कि हुकूमत ने दावे बहुत बहुत बड़े कर दिए। जब आप दावे बहुत बड़े कर देंगे, इंतखाबात फेयर हो गए। नहीं, ज़िमनी इंतखाबात में ना वो आरटीएस नहीं बैठा, आरटीएस चलता रहा और इलेक्शन कमीशन ने पोलिंग भी होने दी और डब्बे भी कोई नहीं लेके गया। वो नतीजतन हुआ ये कि जब जाते हैं तब नजर भी किसी को नहीं आते। बातें तो हम सारे कर लेते हैं। मुराद ये है हुकूमत ने दावे इतने बड़े कर दिए थे और अमल और प्रैक्टिकल तौर पे उस पे वो कामयाब नहीं हो सकी। अपने बोझ तले डूब गया। जी डेफिनेटली वो अपने बोझ तले खुद डूब गया, इसलिए बातें इतनी बड़ी कर दी। वो मैं समझ रहा था लोगों ने बहुत बड़े एक ज़हन बना लिए थे कि हुकूमत हमें पता नहीं क्या देगी। इसको ब्रिगेडियर साहब की जानिब में लेकर जाऊं। ब्रिगेडियर साहब, अगर ये देखा जाए तो इमरान खान साहब का एक और भी स्टेटमेंट के साथ स्टेटमेंट है। वो ये कहते हैं कि ऑपोजिशन कहती थी कि अगर एनआरओ दे दें तो ठीक है, अगर एनआरओ नहीं देंगे तो हुकूमत गिरा देंगे। तो यानी कि अब हुकूमत तो कहीं नहीं जा रही। बिलावल साहब ने भी कह दिया है कि जाहिर है कि नेक्स्ट इलेक्शन, अब एजिटेशन की सियासत उन्होंने भी पीछे छोड़ दी है। पीएमएलएन भी अब आपकी जिस तरह से आप तज्जिया कर रहे हैं रिकन्सिलेशन की तरफ जा रही है, तो यानी कि वो भी अब एजिटेशन में नहीं जाएंगे, हुकूमत को घर भेजने की तरफ नहीं जाएंगे। तो ये कहीं ना कहीं इमरान खान साहब ने अपनी हुकूमत बचाने के लिए बैकडोर एनआरओ दिया, इसको फिर इस तरह से समझा जाए, वरना हुकूमत चली जाती अगर एनआरओ ना देते तो। नहीं देखें, उसमें आलिया बात ये है, यू मस्ट अंडरस्टैंड कि अगर ये जो हम बात कर रहे हैं कि 5-6 इलेक्शन हुए इवन कराची में, बिल्कुल ठीक है इनकी बात हमारे दोस्त की कि वो पार्टी को नुकसान हुआ। मुज़म्मिल साहब जो बात कर रहे थे कि 6ठे नंबर पर आ गई, इसलिए कि दे कुड नॉट डिलीवर। अवाम की एक्सपेक्टेशन बहुत थी और कराची में तो वाकई कराची की अवाम ने बहुत इनको वोट दिया है और यहाँ कोई धांधली नहीं। मैं आपको एग्जैक्ट बता रहा हूँ, यहाँ पर 14 महीने जो बने हैं ओवरवेलमिंग लोगों ने उनको वोट दिया बिकॉज दे रियलाइज दैट पीटीआई विल डू समथिंग। बात ये है कि अब इन्होंने दोनों पार्टियों ने ये रियलाइज किया है कि पीटीआई का ग्राफ ऑटोमेटिकली डाउन हो रहा है। अगर हम इस वक्त इनको छेड़ते हैं, इनको डाउन करते हैं, तो दे विल बिकम पॉलिटिकल विक्टिम्स। ये सियासी शहीद होके फिर जाएंगे कि हमें देखे मैंडेट पूरा नहीं करने दिया, हमें ये प्रॉब्लम कर दी, इसलिए उनको बेनिफिट होगा। सो दे रियलाइज that every day graph is going down और कहीं जाके एक साल के बाद और ज़्यादा डाउन होगा और that will go in the benefit of PTI, पीपल पार्टी और PMLN और PDM को। एक तो ये बात है। जो PT का पूरा जोर है वो ये है कि बजट में इनके लिए ये लिटमस टेस्ट है बजट। अगर बजट में आवाम को ये स्पेशल रिलीफ देते हैं और उसके बाद प्राइस कंट्रोल, जो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं मुझे रात को नींद नहीं आती, और 31 दिसंबर तक अगर ये प्राइस कंट्रोल कर लेते हैं और आवाम को खुश करते हैं, अपने वोट बैंक इम्प्रूव करते हैं, ऑनेस्टली इफ आई एम एट दिस प्लेस, मैं नेक्स्ट ईयर मिडल ऑफ नेक्स्ट ईयर जून जुलाई में अगस्त में मैं प्री मैच्योर इलेक्शन अनाउंस कर देने चाहिए। इसलिए कि आइदर ही शुड कम विद मोर मेजॉरिटी एंड डू गुड लेजिस्लेशन, और इस पर इसका इनको कोई फायदा नहीं है, कुछ भी नहीं कर सकते, कोई कानून बना नहीं सकते, ना इलेक्टोरल रिफॉर्म ये कर सकते हैं, ना ये डैप के कवानीन चेंज कर सकते हैं, ना ये जुडिशियल रिफॉर्म कर सकते हैं, ना पुलिस रिफॉर्म कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सके।
एंड इट्स अ बिग हर्डन, ही इज बीइंग ब्लैकमेल्ड बाय, कभी पीएमएल क्यों करती है, पीएमएल क्यों कभी करती है, फिर ये एमक्यूएम, कभी आपके सामने विजिलेंस प्रिंटर ग्रुप इनका बन गया, जहांगीर तरीन का। सो ही इज इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, यू मस्ट अंडरस्टैंड, जिसकी वजह से ही हैज टू कॉम्प्रोमाइज, अदरवाइज ही कुड हैव टेकन मोर बोल्ड डिसीजन, बट ही इज हेल्पलेस। इसलिए ये इन्वायरमेंट है जिसके मुताबिक। और सेकंडली जो फौज की बात कर रहे हैं, फौज यकीन करें आइन और कानून के मुताबिक साथ है, आइन इस तरह नहीं पहुंच जाएगी। जो उन्होंने मैसेज दिया, मे भी उन्होंने खुद मैसेज दिया है, उनके पास आईबी है, स्पेशल ब्रांच है, फिर उसके बाद एफआईए है, उनको भी रिपोर्ट मिलती है कि ऑपोजिशन नॉट थिंकिंग के मैसेज दे फौज को कि जी आप पीछे हटे तो हम इनको धक्का दें। ये उन्होंने मैसेज अपनी तरफ से उनकी उस रिपोर्ट पे किया होगा। आर्मी इज वेरी बैलेंस्ड, आपके सामने इलेक्शन में देख लें, सब जगह देख लें, इट्स वेरी क्लियर। अभी फौज को सर शाहिद हकान अब्बासी साहब ऑन रिकॉर्ड कह चुके हैं कि अगर हम वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लेकर आते हैं तो फौज की हमायत के बगैर उसको हमें कामयाब करवाना मुमकिन नहीं है। ये ऑन रिकॉर्ड उनकी स्टेटमेंट है। तो इसलिए ये अगर प्राइम मिनिस्टर देखें, ये नहीं नो कॉन्फिडेंस तो अब 6 महीने बताएगा। अब बजट में अगर ये नहीं पास करते तो वैसे हुकूमत चली जाएगी, अभी बड़ा क्लियर पता चल जाएगा। बजट में अगर पीएमएल ये जो तरीन साहब हैं, जहांगीर तरीन जो थ्रेट कर रहे हैं हुकूमत को, इसलिए कर रहे हैं और वो ये चाह रहे हैं कि 11 से पहले फैसला करें उनके जो भी करना है ये शुगर के प्रॉब्लम का, अदरवाइज ही मे नॉट वेट वोट फॉर इन बजट। तो ये बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन है। बजट और बजट की टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है। मुजम्मिल साहब, क्या आप समझते हैं कि ये हुकूमत की परफॉर्मेंस की वजह से ऑपोजिशन पीछे हट गई है, हुकूमत को घर भेजना नहीं चाहती, कि ये एक्सपोज हो चुके हैं? दूसरी तरफ देख लें आप कि पीटीआई के जो स्पोक्स पर्सन हैं, मिनिस्टर्स हैं, अब वो अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर बात कर रहे हैं, सब वाह वाह, सब अच्छा है कि रिपोर्ट, जीडीपी ग्रोथ बढ़ गई है, आप देखें तिजारती खसारा देखें, उसके अलावा वो देखें कि करंट अकाउंट सरप्लस हो गया। ब्रिगेडियर साहब की गुफ्तगू में इतनी ही खबर है कि अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं और मैं समझता हूँ कि ब्रिगेडियर साहब ने इस बात पर, मैं ब्रिगेडियर साहब से मुत्तफिक हूँ, क्योंकि इमरान खान को भी पता है कि अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं, इसलिए वो अपनी परफॉर्मेंस का मंत्रा पढ़ना शुरू हो गए हैं कि हमने आसमान से तारे तोड़ दिए हैं। ऑपोजिशन को भी पता है कि अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं, गवर्नमेंट को भी पता है अगले साल इलेक्शन हो रहे हैं। ये निज़ाम मजीद इस तरह अगले 2 साल इमरान खान को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। ठीक है ख्वाजा साहब, आप लास्ट कमेंट कीजिएगा इन फ्यू सेकंड, क्योंकि जाहिर है कि एक अहम स्टेटमेंट है जो कि ब्रिगेडियर साहब की जानिब से आई है और इसको एलेबोरेट किया गया है। नहीं, आपकी राय को हम इतना गैर अहम नहीं समझ सकते। जी ख्वाजा साहब, मेरी जाती राय है इलेक्शन अपने शेड्यूल के मुताबिक होंगे और हुकूमत जो गोल चेस करना चाहती है, मेरा ख्याल है वो आहिस्ता आहिस्ता और कामयाबी की तरफ जाएगी और हुकूमत के लिए अच्छा वक्त आने वाला है, लिहाजा इसलिए वो इलेक्शन अपने प्रॉपर टाइम पे करवाएं। जी ठीक है, ख्वाजा साहब आपका भी बहुत शुक्रिया, मुजम्मिल साहब आपका शुक्रिया, हारिस साहब आपका भी शुक्रिया प्रोग्राम में अपना तज्जिया पेश करने के लिए। नाज़रीन, यहाँ पर ये खबर ये है कि इस वक्त जो ऑपोजिशन है वो फ्रेंडली ऑपोजिशन होगी और सिर्फ पार्लियामेंट में या सियासी बयानबाजी से ही काम लेगी। हुकूमत घर जाने वाली नहीं है और हुकूमत की तरफ से अब आइंदा आने वाले बजट से लेकर आइंदा आने वाले दिनों में सिर्फ खुशखबरियाँ और खुशखबरियाँ हैं। देखना यह है कि ये हकीकत है या अफसाना। इसी के साथ प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो गया, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।